वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज से नेटवर्क थ्योरम्स का अध्ययन किया जाएगा। नेटवर्क थ्योरम्स अर्थात जाल प्रमेय इलेक्ट्रॉनिकी की कुछ मूलभूत प्रमेय हैं जिनकी सहायता से किसी भी नेटवर्क से संबंधित विद्युत धारा अथवा विभवांतर का मान सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। इन मूलभूत प्रमेयों का अध्ययन के समय इनका सत्यापन करवाएंगे तथा इसके भौतिक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज फर्स्ट प्रमेय सुपरपोजिशन थ्योरम अथवा अध्यारोपण की प्रमेय से स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम अध्यारोपण प्रमेय का कथन। यदि किसी रैखिक प्रतिबाधाओं के जाल में दो या दो से अधिक जनित्र जुड़े हों तो उसके किसी अवयव में प्रवाहित धारा का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है, जबकि दूसरे जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसमें मुख्य बात यह है कि दिए गए नेटवर्क में न्यूनतम दो स्रोत होने चाहिए, जो वोल्टता स्रोत भी हो सकते हैं अथवा धारा स्रोत भी हो सकते हैं। यदि दोनों स्रोतों को एक साथ लगाकर हर अवयव में विद्युत धारा चेक की जाए और उसके उपरांत उन धाराओं को नोट कर लिया जाए, इसके उपरांत किसी एक स्रोत को हटाकर केवल एक ही स्रोत लगाकर फिर धाराओं का मान नोट करें, इसके उपरांत पहले स्रोत को हटाकर दूसरा स्रोत लगा दें और फिर से धाराएं नोट करें, तो टोटल धाराओं का बीजीय योग आरंभिक धारा के योग के मान के समान आता है। इसको अपने परिपथ आरेख की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। स्लाइड में आपको तीन सर्किट डायग्राम दिखाई दे रही हैं। वन बाय वन तीनों के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम सर्किट डायग्राम ए। इसमें दो विद्युत स्रोत E1 तथा E2 संयोजित हैं। दोनों के कारण प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा I1 है जो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। यदि E2 को हटा दिया जाए तथा स्थान को E2 की आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, इस स्थिति में आंतरिक प्रतिबाधाएं दोनों विद्युत स्रोतों की नगण्य मानी गई है, शून्य मानी गई है, इसलिए E2 के स्थान पर एक लघुपतित तार को जोड़ा गया है। अब परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा केवल सेल E1 के कारण है, जिसके कारण R1 में धारा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। सर्किट डायग्राम सी में E1 को हटा दिया गया तथा E1 हटाने के बाद केवल E2 की सहायता से परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की गई, तो समान प्रतिरोध R1 में धारा की दिशा I1 डबल डैश राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो अपने ये माना जाता है कि तीनों स्थितियों में उन्होंने केवल R1 की धाराओं को फोकस किया। तो अध्यारोपण की प्रमेय ये कहती है कि दोनों सेल मिलकर जो धारा प्रवाहित कर रहे थे, जिसे I1 से प्रदर्शित किया गया है, वह धाराएं बाद की दोनों स्थितियों में, जिसमें प्रत्येक स्थिति में कोई एक विद्युत स्रोत धारा प्रवाहित कर रहा था, उनके बीजीय योग के समान होगा। बीजीय योग की गणना करते समय E1 सेल की स्थिति में धारा लेफ्ट टू राइट जा रही है, सी की स्थिति में धारा राइट टू लेफ्ट आ रही है, अर्थात I1 डैश और I1 डबल डैश की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण परिणामी धारा दोनों के अंतर के बराबर होगी, जिसे I1 डैश माइनस I1 डबल डैश के हिसाब से लिया है। यही अध्यारोपण प्रमेय का मूल कथन है कि दोनों स्रोतों, जो स्थिति नंबर ए में प्रदर्शित है, दोनों स्रोतों के कारण किसी भी अवयव में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग स्रोतों द्वारा प्रवाहित धाराओं के बीजीय योग के बराबर होगा, यदि अन्य स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित करके
धारा की गणना की जाती है। यहां तक अपनों ने केवल इसकी परिभाषा समझी कि किस प्रकार से अध्यारोपण की प्रमेय का उपयोग किया जाएगा। अब इसके गणितीय सत्यापन के लिए एक विद्युत परिपथ लेंगे तथा उसमें इस चीज का गणितीय रूप से सत्यापन करेंगे। जैसे यहां दिया गया है एक विद्युत परिपथ जिसमें दो विद्युत स्रोत E1 और E2 संयोजित हैं। तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 संयोजित हैं। दोनों के कारण प्रवाहित धाराएं I1 है। सर्वप्रथम इस स्थिति में I1 का मान E1, E2 और R1, R2, R3 के पदों में ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम लूप नंबर 1 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किरचॉफ का वोल्ट का नियम लगाते हैं। सर्वप्रथम देखा जाए बैटरी E1 के लिए नेगेटिव टर्मिनल सामने आ रहा है तो प्लस E1, प्रतिरोध R1 के लिए I1 इंटू R1 धारा की दिशा में चलने पर ऋण निशान नेगेटिव साइन लिया। R3 में देखें तो यहाँ पर धारा I3 है जो वास्तविक रूप में I1 प्लस I2 के बराबर है, तो I3 के स्थान पर I1 प्लस I2 इंटू R3 लिखते हुए पहली समीकरण प्राप्त की। दो टर्म्स को राइट साइड में ले गए तो E1 का मान I1 इंटू R1 प्लस R3 प्लस I2 R3 के रूप में मिल जाएगा, अर्थात I1 से संबंधित पदों को अलग किया, I2 से संबंधित पदों को अलग कर लिया। इसी प्रकार लूप नंबर 2 में इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किरचॉफ का वोल्ट का नियम आरोपित किया। तो E2 के नेगेटिव सेल का टर्मिनल सामने आने पर प्लस E2, R2 प्रतिरोध में से माइनस I2 इंटू R2 और R3 में से माइनस I1 प्लस I2 धारा होने के कारण इंटू R3 किया। सेम प्रकार से I1 और I2 के पदों को अलग अलग किया। इन दोनों समीकरणों को हल करके I2 को विलोपित कर दिया जाए तो अपने पास I1 के लिए एक समीकरण प्राप्त होगी जो एक सामान्य गणित है जिसे आप आसानी से हल कर सकते हो। I2 एक वेरिएबल है जिसको एलिमिनेट करना है, प्रतिस्थापन विधि भी प्रयोग कर सकते हो, विलोपन विधि भी प्रयोग कर सकते हो, वज्रगुणन विधि भी प्रयोग कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स में बहुत सी विधियां हैं जिसकी सहायता से दोनों समीकरणों में से I2 को विलोपित करके I1 का मान ज्ञात करना है। जब इसको हल करेंगे तो अपने पास ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगी जिसको अपने आगे भी यूज करेंगे। इसके उपरांत ये प्रथम सर्किट जिसमें दोनों स्रोत संयोजित है उसके कारण R1 प्रतिरोध में से धारा का मान ज्ञात कर लिया है। इसके उपरांत यदि केवल E1 स्रोत लगाया जाए अर्थात E2 को हटा दिया जाए तो उसके कारण R1 में से प्रवाहित धारा के मान की गणना करनी है। क्योंकि इस स्थिति में केवल एक ही विद्युत स्रोत है, अतः यहाँ सामान्य श्रेणी क्रम समानांतर क्रम संयोजन से इस परिपथ को हल किया जा सकता है। सेल E1 टर्मिनल के सिरों के हिसाब से चेक किया जाए तो इसके सापेक्ष परिपथ का तुल्य प्रतिबाधा निकालनी हो तो R2 और R3 ये दोनों परस्पर समानांतर क्रम में हैं। तुल्य होगा R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। इस समानांतर क्रम संयोजन के साथ श्रेणी क्रम में R1 है, इसलिए E1 के सापेक्ष तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 के बराबर होगा। एलसीएम लेके तुल्य प्रतिरोध निकाला और तुल्य प्रतिरोध के निकालने के उपरांत E1 से आरंभ होने वाली धारा I1 डैश, यही धारा जो E1 से आरंभ होगी संपूर्ण रूप से R1 में से प्रवाहित होगी, अतः I1 डैश का मान ओम के नियम से विभवांतर E1 है, तुल्य प्रतिबाधा R1 R2 वाला पूरी टर्म प्लेस कर दी, R2 प्लस R3 ऊपर जाके इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो जाएगी, इसका अपने आगे यूज करेंगे। इस स्लाइड में केवल एक विद्युत स्रोत E1 को रखते हुए प्रतिरोध R1 में से प्रवाहित धारा के मान की गणना की गई है। अब E1 को हटाकर केवल E2 संयोजित किया गया है।
और E2 को संयोजित कर पुनः चेक किया जाएगा कि R1 में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो E2 क्योंकि सिंगल सेल है, जब भी एक एकल विद्युत स्रोत हो और सामान्यतः श्रेणी क्रम समानांतर क्रम संयोजन स्पष्टतया दिखाई दे रहा हो, तो उसका उपयोग करना ज्यादा सुविधाजनक रहता है। अतः यहाँ पर देखा जाए तो R1 और R3 समानांतर क्रम में है, इनकी तुल्य प्रतिरोध R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3 होगा। इसके साथ में श्रेणी क्रम में R2, टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए एलसीएम लेते हुए अपने पास E2 के सापेक्ष परिपथ का कुल प्रतिरोध आ जाएगा, जिससे E2 से आरंभ होने वाली धारा I2 डबल डैश ओम के नियम से E2 अपॉन टोटल प्रतिबाधा या प्रतिरोध रखते हुए अपने पास आंसर मिलेगा। किंतु ये धारा I2 डबल डैश है और अपना पूरे का पूरा टारगेट R1 से प्रवाहित होने वाली धारा पर है। अतः R1 से आरंभ होने वाली धारा के लिए I2 का जो कंपोनेंट स्ट्रेट जाएगा, सीधा जाएगा, उसकी गणना करनी होगी। इसके लिए धारा विभाजन का सूत्र है, आने वाली टोटल धारा I2 डबल डैश, जिस भाग में से धारा निकालनी हो उसके समानांतर क्रम में कितना प्रतिरोध लगा है, तो यहाँ पे R3 के बराबर है, इंटू कर दीजिए इंटू R3 डिवाइडेड बाय दोनों प्रतिरोधों का योग R1 प्लस R3 हो जाएगा। I2 डबल डैश का मान समीकरण से प्रतिस्थापित कर दिया, R1 प्लस R3 से कैंसिल आउट होकर इक्वेशन नंबर 3 अपने को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से अपने 3 अलग अलग परिपथों को हल किया है। पहले परिपथ में दोनों सेल संयोजित थे, उसकी सहायता से चेक किया कि किसी प्रतिरोध R1 में से कितनी धारा बह रही है। इसके उपरांत E2 सेल को विलोपित किया, उसी प्रतिरोध R1 में से धारा की गणना की। इसके उपरांत E1 सेल को विलोपित करके E2 सेल के कारण उसी प्रतिरोध R1 में से कितनी धारा प्रवाहित हुई उसकी गणना की। तो 3 अलग अलग समीकरण अपने को प्राप्त हुई। तीनों समीकरणों को कंसोलिडेट रूप में एक साथ लिखा तो पहली स्थिति का डायग्राम के सापेक्ष इक्वेशन नंबर 1 जो डिराइव की है, दूसरी स्थिति के हिसाब से दूसरा इक्वेशन और तीसरी स्थिति के हिसाब से तीसरी समीकरण यहां पर प्लेस की है। तीनों समीकरण आने के उपरांत अब चेक करेंगे अपने कि क्या अध्यारोपण की प्रमेय सत्यापित होती है या नहीं। तो यहां देखा जाए तो पहला टर्म इक्वेशन वो I1 डैश के बराबर है और दूसरा टर्म I1 डबल डैश के तुल्य है। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 को लिखा जा सकता है कि I1 बराबर I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। नेगेटिव साइन केवल और केवल डायरेक्शंस के कारण है कि एक में डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, दूसरे में राइट टू लेफ्ट है। इस प्रकार से ये जो रिजल्ट आया है वो अपने अध्यारोपण प्रमेय को सत्यापित करता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अलग अलग बहुत सारे विद्युत स्रोत यदि संयोजित हों तो उन स्रोतों को हल करने के लिए इजी मेथड ये बन सकता है कि आप केवल एक समय में एक ही स्रोत लीजिए, उसके कारण प्रवाहित धाराओं की गणना कर लीजिए, दिशा महत्वपूर्ण रहेगी साथ में। इसके उपरांत दूसरा स्रोत लगाइए, बाकी सभी स्रोत हटा दीजिए, उसके कारण धाराओं को नोट कर लीजिए, फिर तीसरा स्रोत लगाइए, बाकी अन्य सभी स्रोत हटा दीजिए। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर आप धाराएं यदि आसानी से निकाल सकते हैं तो कुल धाराएं अलग अलग धाराओं के बीजीय योग के समान रहेगी। याद रखिएगा धारा एक अदिश राशि है, परंतु यह बीजीय योग के नियम के अनुसार प्लस या माइनस दोनों चिन्ह रख सकती है, अतः दिशा यहाँ महत्वपूर्ण रहेगी। आज का असाइनमेंट क्वेश्चन यही थ्योरम विद्युत नेटवर्क हेतु अध्यारोपण की प्रमेय को लिखिए तथा किसी चतुर टर्मिनल नेटवर्क हेतु इसका सत्यापन कीजिए। तो इस पूरे थ्योरम में विद्युत नेटवर्क हेतु अध्यारोपण की प्रमेय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अध्यारोपण की प्रमेय या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल 11th क्लास में बलों के लिए भी आता है, धाराओं के लिए भी है, बहुत सी जगह पे अपने इन अध्यारोपण की प्रमेय का उपयोग करते हैं। ऑप्टिक्स में बहुत विशेष आता है,
जिसमें अध्यारोपण की प्रमेय के हिसाब से ही अपने व्यतिकरण, विवर्तन वगैरह सभी घटनाओं की व्याख्या करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। See you in next lecture. Have a nice day.